Namaskar or welcome to this session where we are going to discuss about one particular thing or one particular event or one particular observation that we often see when we give bachelor remedies. ये सवाल जो है हीलिंग क्राइसिस के बारे में कि ये हीलिंग क्राइसिस क्या होता है और ये कब हमें दिखता है एंड व्हाट वी शुड बी डूइंग अगर हमें हीलिंग क्राइसिस अगर पेशेंट में दिखा तो ये सवाल मुझे पूछा था किसी व्यूअर ने आई थिंक 4-5 साल पहले पूछा था और लेट मी गिव यू अ कन्फेशन कि जब मैंने बैचलर रेमेडी सीखी थी एक 10-15 साल पहले तो तब ये हीलिंग क्राइसिस का कोई जिक्र नहीं था इन द बुक्स। जो बुक्स मैंने पढ़ी थी बैच सेंटर की उसमें हीलिंग क्राइसिस ऐसे कोई टर्म नहीं थी या फिर ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की थी। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था आफ्टर गिविंग रेमेडीज़ वो थोड़ा सा अलग था कि एक तो पेशेंट्स पूछते थे कि इन रेमेडीज़ को क्या कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, और मैं बोलता था कि नहीं है साइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन एक अलग इफ़ेक्ट मुझे काफ़ी बार दिखाई पड़ा, स्पेशली आफ्टर गिविंग 2 रेमेडीज़, वन वाज़ एग्रीमनी एंड द अदर वाज़ विलो। सो जब मैंने एग्रीमनी और विलो पेशेंट्स को मैं देता था तो कई बार पेशेंट्स नेक्स्ट डे आके बोलते थे या फिर इन द नेक्स्ट फॉलोअप दे यूज्ड टू से कि ये दवाई लेने के बाद जैसे मैंने अगर किसी को एग्रीमनी दे दी, सो यू नो कि एग्रीमनी इज़ द रेमेडी जो वी गिव फॉर ऑल द सप्रेस ग्रीफ। जो आपका पेन है, दर्द है आपके ज़िंदगी का, वो आप दबा के रखते हो, उसे बाहर नहीं आने देते एंड देन दे सफ़र इनसाइड। तो आफ्टर गिविंग एग्रीमनी the positive quality of agreement is free expressions, but when we say free expressions, कई बार ऐसे देखा मैंने कि ये एक हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद जब पेशेंट्स आते तो वो बोलते थे कि पहले 2-4 दिन हमें काफ़ी रोना आ गया, सो वी क्राइड आफ्टर सो मेनी ईयर्स, वी क्राइड एंड वी फेल्ट बेटर। वी फेल्ट अब पहले 2-3 दिन काफ़ी डिफ़िकल्ट थे क्योंकि छोटी छोटी बातों पे रोना आ रहा था, सब याद करके रोना आ रहा था। लेकिन एक 2-4 दिन काफ़ी मैंने जैसे पेट भर के रोया एंड देन उसके बाद आई एम फीलिंग बेटर नाउ एंड आई एम फीलिंग मच बेटर। इनफैक्ट इवन आई वाज मिसिंग दैट वीपिंग एंड क्राइंग, वो भी नहीं हो पा रहा था। सो ये कई बार मैंने देखा, तो मैं कई बार पेशेंट्स को बोलता था कि ऐसे हो सकता है कि थोड़े से जो आपके अगर इमोशन सप्रेस्ड है तो वो थोड़े से बाहर आ सकते हैं। सेम वॉज विलो। विलो में वी गिव विलो फॉर सप्रेस्ड एंगर और रिजेंटमेंट, जो अंदर दबा पड़ा हुआ ज्वालामुखी रहता है, जो बाहर नहीं आता, दिखता नहीं है लेकिन अंदर काफ़ी रहता है। सो ऑल दोज सप्रेस्ड रिप्रेस्ड एंगर, रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशंस, ये जो रहता है वो विलो में है। तो कई बार देखा कि विलो देने के बाद थोड़ा सा एंगर आउटबर्स्ट शुरू होना दिखा लोगों को पहले कुछ दिनों में। एंड देन आई रियलाइज कि अरे यार ये दो रेमेडीज़ देने के बाद, स्पेसिफिकली ये दो रेमेडीज़ का एक्सपीरियंस है मेरा, बाकी भी रेमेडीज़ रह सकते हैं जिनमें कुछ ना कुछ हो जाए। जैसे अगर सेंटोरी, अगर आप, आई कैन थिंक अबाउट सेंटोरी एज वेल, कि सेंटोरी जो काफ़ी बिल्कुल कोई अपना ओपिनियन नहीं दे पाता, अगर आपने सेंटोरी दे दिया तो उसके बाद वो काफ़ी दे स्टार्ट गिविंग देयर ओपिनियंस, और कई सालों के बाद जो उनके मन में था कि अपना भी ओपिनियन, अपना भी व्यू दूसरों के सामने रखे, तो वो अगर उनको लगा कि अरे यार ये मैं कर सकता हूँ अभी, तो दे कैन डू इट मोर ऑफन इन द बिगिनिंग। क्योंकि कई सालों के बाद उनको वो मिला है मौका, या फिर उनको उन्होंने वो एबिलिटी पाई है, सो दे कैन डू इट मोर ऑफन दैन फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद उनको वो मौका मिला है। So these things can happen, and I didn't know the name of this, but जब 5-6 साल पहले जब किसी ने मुझे पूछा कि हीलिंग क्राइसिस होता है क्या, तो उसके बाद मैंने हीलिंग क्राइसिस पे सर्च किया एंड देन आई रियलाइज कि वॉट एवर एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड, वॉट एवर ऑब्जर्वेशंस दैट आई हैड मेड, इट्स नथिंग बट इट्स हीलिंग क्राइसिस। सो व्हाट इज हीलिंग क्राइसिस? It is a temporary intensification of emotional or physical symptoms. It happens when the healing process begins. जब अंदर आपने दवाई देने के बाद जो एनर्जी एक्सचेंजेस शुरू हो जाता है,
सो उसके बाद जो रेमेडीज वो एनर्जी चेंजेस शुरू करती है, उसके बाद ये जो सप्रेस्ड इमोशंस है, अनप्रोसेस्ड फीलिंग्स है, या फिर स्टैग्नेंट एनर्जी जो है वो काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से अंदर दबी पड़ी है, इट कैन रीसरफेस एंड देन वील हैव टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर थिंग. सो दैट इज़ द हीलिंग क्राइसिस. फिर कई बार ऐसा उसका एक ड्रॉबैक यानी और डेंजर ऐसे रहता है कि बिकॉज पेशेंट फील्स कि ये काफ़ी इंटेंसिफाई हो गया शुरुआत में, तो पेशेंट में डिसकंटिन्यू द रेमेडीज, लेकिन वो नहीं करना है बिकॉज इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हीलिंग प्रोसेस. ये दवाई का साइड इफेक्ट है क्या? तो मुझे लगता है नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है दवाई का. ये आपके इमोशंस का, आपने जो सप्रेस करके रखे थे उसका इफेक्ट है. So will I call this as a side effect of or adverse reaction of patch flow remedies? I will not. It's not the remedy. वो कैसे है ना कि आपने कुछ काफ़ी दिनों से दबा के रखा था. It was your inability to express it, your inability to not to process it, your inability to not able to resolve it. इसलिए आपने वो दबा के रखा. जैसे अगर मैंने घर पे काफ़ी कचरा भर के रखा है, घर भर के कचरा रखा है, और कोई अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का आदमी आता है और वो बोलता है नहीं नहीं ये कचरा साफ़ करना पड़ेगा, ये आप ऐसे भर के नहीं रख सकते, या फिर आपको ही तकलीफ़ हो रही है, और फिर वो, तो वो जब कचरा आप निकालोगे, काफ़ी दिन वो घर बंद पड़ा था, आपने कचरा पूरा उसमें रखा था, वो पूरा सड़ गया है, फिर वो जो बदबू आएगी, वो आपने इतने दिनों तक वो दबा के रखा, उसको बाहर नहीं निकाला, इसलिए वो बदबू आ रही है, इसलिए वो तकलीफ़ हो रही है, इसलिए वो अनकंफर्टेबल लग रहा है. वो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का आदमी है उसका कोई इसमें, यानी इनफैक्ट वो तो ठीक कर रहा है उसको, वो तो उसको क्लियर कर रहा है, तो आप उसके बाद उसके एक्शंस की वजह से वो बाद में आपका घर साफ सुथरा होने वाला है, वो ज़्यादा हेल्दी होने वाला है घर. सो ये जो कचरा हमने रखा है अंदर, वो अगर हमने ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाए तो वो अपनी गलती है, वो रेमेडीज़ की कोई गलती नहीं है उसमें. इनफैक्ट रेमेडीज़ आपको उसको रिजॉल्व करने में, उसको निकाल देने में, उसको उसका कथारसिस करने में आपकी मदद कर रही है इनफैक्ट. सो इट्स नॉट the side effect of remedy. I will never call it as a side effect or adverse reaction of the remedies. It's your some karma जो बाद में आपको ही थोड़ी देर के लिए तकलीफ दे रहे. सो क्या क्या हो सकता है हीलिंग क्राइसिस में? सो इमोशनल रिलीज हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि क्राइंग, एंगर, इरिटेबिलिटी, या फिर वो जो पास्ट इमोशंस थे उसको रिविजिट करने की वजह से एक प्रकार का दर्द या एक प्रकार की वो जो घुटन, ये सब वो सब हो सकती है. It can be also heightened awareness of feelings that were previously ignored and suppressed. कई बार कुछ ऐसे फीलिंग्स रहते हैं कि जो हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं होने देते खुद को. जैसे मुझे अगर कोई मेरा काफ़ी बार इंसल्ट करता है, तो फर्स्ट 2 और 3 टाइम्स आई गेट हर्ट, देन मुझे मालूम रहता है कि यार मुझे इस आदमी के पास हमेशा जाना है क्योंकि वो मेरा बॉस है, वो मेरा कलीग है, and then the person will go on ignoring and I can't express, I can't retaliate, I can't reply. So वो जो हर्ट रहता है वो अंदर अंदर पड़ा हुआ रहता है, और कई बार वो बाद में हमें वो हर्ट भी महसूस नहीं होता. हम हर्ट होते रहता है लेकिन वो महसूस नहीं होता, क्योंकि वो एक पूरा उस पर कवर हम कर देते हैं, हम इतना टफ कर देते हैं खुद को बाहर से कि वी जस्ट रिप्रेस इट. तो कई बार वो जो हर्ट है जो आपको हर बार मिली है, वो कई बार फील अवेयरनेस उसका फीलिंग होना शुरू हो जाता है वंस द हीलिंग स्टार्ट्स, वंस द एनर्जी एक्सचेंज स्टार्ट्स. देन फिजिकली इट आल्सो कैन मैनिफेस्ट एज फटीग या रेस्टलेसनेस, या फिर एक माइनर डिस्कम्फर्ट लगना, जैसे थोड़ा सा अंदर से ठीक नहीं लग रहा है, या फिर थोड़ा सा हेड हेवी लग रहा है. ऐसे कई बार, ये मैंने ज़्यादा बार देखा नहीं है, दिस इज़ व्हाट बुक्स से कि ये हो सकता है, बट आई हैव नेवर सीन फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हीलिंग क्राइसिस. तो मैं ज़्यादा नहीं इसके बारे में बोल सकता, बट दे आर सेइंग दैट दिस फटीग, रेस्टलेसनेस एंड माइनस discomfort can occur. What I have seen is heightened sensitivity, इमोशनल कथारसिस, कि वो क्राइंग या फिर एंगर या फिर चिड़चिड़ व्यक्त होने में होकर, ये मैंने काफ़ी बार देखा है. फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अगर ऐसे हो गया तो कितने दिनों तक ये रहेगा, क्या होगा फिर, क्या अगर पेशेंट ने कोई ऐसे बताया, देन वी फील कि द पेशेंट इज इन हीलिंग क्राइसिस, देन क्या हम बताएं कि कितने दिन चलेगा.
तो ये कितने दिन चलेगा, कितने इंटेंसली होगा, ये हर एक पेशेंट पे काफ़ी ये है, इट डिपेंड ऑन पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन यूजुअली वो कुछ घंटों के लिए रहता है, या फिर एक 2-4 दिन या एक हफ्ता एट द मोस्ट, उसके बाद नहीं रहता। बिकॉज आवर मेडिसिन, इफ यू कंटिन्यू गिविंग द मेडिसिन विल हील, एवरी डोज विल हील फर्दर। सो जैसे जैसे हीलिंग हो जाएगी तो वैसे जैसे उसका ये हीलिंग क्राइसिस का जो एक्सेंचुएशन हुआ है वो कम होता रहेगा। सो इफ़ यू आस्क मी हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट, मैंने 2-4 दिनों तक या फिर एट द मोस्ट 1 वीक, लेकिन 1 वीक में भी उतनी इंटेंसिटी नहीं रहती, पहले 2-4 दिन ज़्यादा रहती है, और जब उसके बाद धीरे धीरे वो कम होती रहती है। सो दैट्स द टिपिकल वे ऑफ इवन आइडेंटिफाइंग दैट इट्स अ हीलिंग क्राइसिस, कि फर्स्ट इट गेट्स इंटेंसली, वो पहले महसूस होता है, एंड देन द इंटेंसिटी गोज ऑन रिड्यूसिंग ऑन इट्स ओन। अगर आपने दवाई दे दी या न दी थी तो भी वो रिड्यूस होती रहती है। सो इफ द इंटेंसिटी हैज़ बीन रिड्यूसिंग ऑन इट्स ओन, इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स हीलिंग क्राइसिस। तो क्या करें अगर ऐसे हो गया तो? सो बी पेशेंट, आप भी पेशेंट हो जाइए। जैसे पेशेंट को हीलिंग क्राइसिस है तो फर्स्ट द डॉक्टर हैज़ टू बी अ पेशेंट डॉक्टर, because it's a part of healing process. Because if you are patient, then you will get that conviction to explain to the patient कि ये healing crisis है, ये ऐसे हो सकता है, ये आपने ही जो दबा के रखे थे सब इमोशंस आपके, वो थोड़ा से बाहर आ रहा है। तो जैसे वो पस है, उसको अगर आपने कट किया सर्जरी करके, उसको दबा के आप बाहर निकाले तो थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन जो पस अंदर रह के जो दर्द रोज़ थोड़ा थोड़ा हो रहा था, वो थोड़ी देर का ज़्यादा होगा, लेकिन वो बिल्कुल चला जाए तो ये हीलिंग शुरू हो जाएगी। सो हीलिंग के पार्ट का वो पेन है। जैसे इंजेक्शन जब लगाते हैं वैक्सीन, तो उसके बाद ज़िंदगी भर वो डिसीज़ आपको नहीं छेड़ता, लेकिन उसके लिए पहले वो एक सुई लगानी पड़ती है। फॉर फ्यू मोमेंट्स, फॉर फ्यू सेकंड्स यू हैव टू बेयर विद दैट पेन, ताकि आपको ज़िंदगी भर वो इलनेस आपको तकलीफ ना दे। उसी प्रकार का है। सो यू नीड टू कंटिन्यू विद द रेमेडीज। अगर थोड़ा बहुत डोसेस आप कम कर सकते हैं, अगर 4 बार ले रहे हैं तो 2 बार दे सकते हैं, दैट टू वो पेशेंट को अच्छा लगता है कि हाँ हम 2 ही बार ले रहे हैं, तो उन्होंने डोज कम कर दिया। लेकिन दैट ऑल्सो कैन गिव द पेशेंट अ फीलिंग कि इसका मतलब वो थोड़ा सा डोज उन्होंने हेवी दिया था। सो डोज हेवी नहीं दिया था, कोई डोज हेवी भी नहीं रहता है बैचलर में। बट इफ़ दे फील एंक्शस, यू कैन से कि अगर आपको लग रहा है एंक्शस, तो आप 2-4 के बजाय 2 बार ले लीजिए, या फिर 2 के बजाय 1 बार ले लीजिए, लेकिन चालू रखिए। Patient can support themselves by staying hydrated, getting plenty of rest, and engaging with grounding activities like meditation, या फिर they can engage themselves with some other hobbies जो उनको अच्छा फीलिंग दे दे। अगर काफ़ी ये उनके लिए भी है जो अपने आप फ्लावर रेमेडीज लेते हैं। सो अगर आपको लगे कि ये सिम्टम्स काफ़ी ओवरवेलमिंग है, तो आपके जो तज्ञ हैं आपके आजू बाजू में, जो यू वॉट एवर whosoever that has trained in bachelor remedies by a good institution, you can go to them and you can talk to them, you can talk to your seniors, you can talk to your colleagues. अगर if you're a doctor and if you're practicing bachelor hours, अगर कुछ लगा, तो you can always reach out to people, you can send me a message and you can ask me कि क्या is this a healing crisis या फिर क्या है ये। So you obviously can ask people कि ये क्या हो रहा है। So this is typically what I wanted to share about healing crisis. Uh, कितनी बार मैंने देखा है ये, तो जैसे मैंने कहा कि कोई स्पेसिफिक रेमेडीज़ है जिनमें ये काफ़ी कॉमनली मैंने देखा है। जैसे एग्रीमनी है, विलो है, सेंटोरी है, जो रेमेडीज़ जिनका व्यक्तित्व में काफ़ी अंदर भरा पड़ा हुआ है, इमोशंस है या फिर ओपिनियंस है, उनमें ये ज़्यादा दिखता है। बाकी रेमेडीज़ में इतना नहीं दिखता। और ये हर रेमेडीज़ में जिनको मैंने एग्रीमनी दिया है, जिनको मैंने विलो दिया है, उन सब में दिखेगा ऐसे नहीं, कुछ लोगों में ही दिखता है। सो इट्स नॉट अ वेरी कॉमन ऑकरेंस हीलिंग क्राइसिस दिखना। और हीलिंग क्राइसिस होना ही चाहिए। अगर हीलिंग क्राइसिस हो तो ही वो हीलिंग हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ नॉट एट ऑल माई एक्सपीरियंस। 90% ऑफ पेशेंट्स, 95% ऑफ द पेशेंट में हीलिंग क्राइसिस बिल्कुल नहीं दिखता, फिर भी वो ठीक तरीके से ठीक हो जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट हीलिंग क्राइसिस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। एंड डू शेयर दीज वीडियोज़ विद द फ्रेंड्स एंड कलीग्स जिनको बैचलर रेमेडीज़ अच्छा लगता है, होम्योपैथी अच्छा लगता है। So we'll meet with the next video. We are doing
लाइव सेशंस एक्चुअली मुझे लाइव सेशन ही करना था इस वीडियो का, लेकिन थोड़े से स्लाइड्स मुझे लगा कि होने चाहिए, इसलिए मैंने इस बार वीडियो किया है। सो विल मीट विथ सम और द अदर लाइव सेशंस के, लेकिन उसके लिए मुझे आपके क्वेश्चंस चाहिए जो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट लाइव सेशन आपके क्वेश्चन के अनुसार कर सकूँ। थैंक यू एंड टेक केयर। बाय।